क्या भूत होते हैं? आत्माएं होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को चाहिए। जी हाँ, होती हैं। और अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हो, रात के समय पे देख रहे हो, तो इसे ज़रूर से स्किप कर दें, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मैं अपनी आप बीती कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया था। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले हमारा जो घर है रामगढ़ में, जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पे मेरी सासू माँ रहा करती थी और हमारा भांजा प्रिंस उनके साथ रहता था। प्रिंस जो है वो हॉस्टल में पढ़ाई करता था, जो कि घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे था। और जो मेरी सासू माँ है, उस समय घर पे अकेली रहा करती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी का ऑलरेडी डेथ हो चुका था और हम सब लोग बाहर थे अपने काम के पर्पज़ से, अपनी जॉब के पर्पज़ से। जितने भी बच्चे हैं घर के, वो सब बाहर थे और घर पे सिर्फ मेरी सासू माँ अकेले रहा करती थी। छुट्टी का दिन था तो प्रिंस भी हॉस्टल से घर आया हुआ था और वो अपनी नानी के साथ रह रहा था। एक दिन जब उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई तो फिर मेरी सासू माँ यानी प्रिंस की नानी उसको छोड़ने के लिए हॉस्टल जा रही थी। जाते वक्त अचानक से जिस ऑटो में वो जा रहे थे, उस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी सासू माँ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती हैं, सीवियरली इंजर्ड। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हम सभी को फ़ोन आता है। प्रिंस सभी को इन्फॉर्म करता है कि ऐसा ऐसा घटना घट चुका है। हम सब दूर थे, पहुँचते पहुँचते समय लगा। मैं जब पहुँची तो रात हो चुकी थी और जब मैंने पहली बार अपनी सासू माँ का चेहरा देखा तो मैं डर गई, क्योंकि पूरा चेहरा जो है उनका काला पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद वो 24 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। 24 घंटा जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर वो बच गई तो फिर हम आगे का सोचेंगे। ईश्वर की कृपा से उस दिन तो वो बच गई और तकरीबन 24 से 25 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, आईसीयू में। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन ही बीते होंगे और बाकी जो काम होता है वो सारी चीज़ें हो रही थी। घर पे गरुड़ पुराण चल रहा था, सब कुछ वो सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक से एक दिन क्या होता है कि मेरी जो है 3 ननदें हैं, वो तीनों घर पे आए हुए थे। अचानक से एक दिन एक दीदी ने कहा कि हम चल के देखते हैं माँ के कमरे में कि उनके क्या क्या सामान है, क्योंकि माँ अपने कमरे में किसी को भी अंदर नहीं आने देती थी, उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए हमें नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, और उस समय घर पे बहुत से लोग थे, तो ये जानना ज़रूरी था कि हमारे घर पे क्या क्या है, क्योंकि कोई भी उठा के लेके जा सकता था और उस समय कोई था नहीं कि हम मॉनिटर करते। तो हम सब, मैं, मेरी जो दूसरी वाली ननद थी और तीसरी वाली ननद और प्रिंस, हम लोग 4 लोग गए उस कमरे में। वहाँ पे माँ ने उनके एक बड़ा सा उनका एक ट्रंक था और भी बहुत सारे बक्से थे। फिर जब हमने उसे खोला तो हमने क्या देखा कि उसमें ढेर सारी साड़ियाँ नई नई रखी हुई है। तो फिर दीदी लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इसे काउंट करके रख देते हैं इसमें ही, ताकि हमें पता रहे कि हाँ इसमें इतनी साड़ियाँ हैं और कोई इसे ले ना, मतलब इसे वो मिसयूज़ ना हो। वो काउंटिंग करने लगी और मैं वहीं पे एक बक्सा था, उस पे मैं बैठ गई जा करके। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद क्या हुआ। काउंटिंग चल रही थी, 1 2 3 4, और मुझे आज भी याद है, जैसे ही 21 22
उन्होंने कहा, अचानक से जो प्रिंस है वो जो खड़ा था उसका चेहरा दरवाजे की ओर था। वो एकदम से चीखा कि वो अपनी नानी को माँ बोला करता था, तो एकदम से चीखा कि माँ, और उसके मुंह से उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी। और मैंने बाद में गौर किया कि जिस वक्त उसने ऐसी आवाज़ लगाई उसी वक्त पता नहीं क्यों मेरे दोनों कान बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज भी ये कहानी सुनाते वक्त। मेरे कान बहुत गर्म हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत तेज मरोड़ दिया हो मेरे कान को। मैं अपने कान पकड़ करके उठ गई क्योंकि वो ठंड का मौसम था, अक्टूबर का मौसम था महीना, और रामगढ़ जो है थोड़े हिल पे है तो वहाँ ठंड अच्छी खासी पड़ती है। पर तब भी मुझे कानों में इतनी तेज, मतलब इतना गर्म हो गया मेरा कान जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम सब तुरंत प्रिंस की ओर गए कि वो उसने ऐसा क्या देखा, और वो एकदम शॉक्ड, स्टन्ड था। फिर उसने कहा कि मैंने अभी नानी को देखा, वो यहाँ से वहाँ जा रही थी। अब ये सुन करके हम सब बहुत डर गए। तुरंत हमने सब कुछ बंद किया, उस कमरे को बंद किया और सब लोग नीचे आ गए। सब लोग नीचे आ करके हमने ये बातें बताई। उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी अकेले कहीं नहीं जाता था, और ऊपर हम सब सोने भी नहीं गए, हम सब नीचे ही सोने लगे। उस रात को तकरीबन 2 बजे जब सब लोग सो रहे थे, अचानक से कई सारे कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैंने अपने जीवन में कभी भी वैसी आवाज़ें नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। और ऐसा महसूस हो रहा था कि रामगढ़ के जितने कुत्ते हैं वो सब हमारी खिड़की के पास आकर के रो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो रात को अपने घर की ओर आता है, और कुत्ते जो हैं वो उनको बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, इसी वजह से वो रोने लगते हैं। हम सब बहुत डर गए थे, मैं बता नहीं सकती कि हम कैसा महसूस कर रहे थे। जैसे तैसे हमने वो रात गुजारी, और इसी तरीके से हर रात को ये होने लगा। कोई भी रात को सोता नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता था। ऐसे करते करते फिर काम हो गया। 13 दिन पे जो भी होती हैं रिचुअल्स वो सारे हमने पूरे किए। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने जो जहाँ स्थित है अपने जॉब पर्पज से वो वहाँ चले गए। हम भी अपने स्टेशन कोलकाता वापस आ गए, और जो प्रिंस है उसे भी हम अपने साथ ही लेकर के आए थे। यहाँ पे तकरीबन 1 महीने तक वो था कोलकाता में। तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के बाद फिर जब वो वापस गया, क्योंकि उसकी स्कूलिंग जो है रामगढ़ में ही थी, तो हमने ये तय किया कि उस समय वो क्लास 7 में पढ़ता था कि वो अपनी पढ़ाई 7 के कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास का एडमिशन उसका दूसरे स्कूल में करवा देंगे। वो जब वहाँ गया उससे हमने मना किया था कि घर पे मत जाना, फिर भी वो घर पे चला गया क्योंकि उसे उस घर से बहुत ज़्यादा लगाव है। अब जो हुआ वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं अपने ऑफिस में थी, अचानक से मुझे कॉल आता है मेरे हस्बैंड का। उन्होंने मुझे बताया कि आज कुछ ऐसा हुआ कि रामगढ़ में प्रिंस ने फिर से माँ को देखा है। तो हुआ ये था कि वहाँ पे मेरे जेठ और जेठानी उस समय थे, और अगले दिन उन्हें भी निकलना था। तो उन लोगों ने कहा कि प्रिंस को कि तुम घर पे रहो और हम अभी आते हैं बाहर से, कुछ काम है। वो बाहर चले गए। शाम का कुछ 5, 5:30 का समय था। वो सोफे पे बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में, हॉल में। अचानक से वो देखता है कि पीछे से कोई आया और आके उसके सामने खड़ी हो गई। वो और कोई नहीं, उसकी नानी ही थी। वो देख करके इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो किसी के साथ भी ऐसा ही होगा, डर से उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने बहुत हिम्मत करके, उसके पास फ़ोन था, उसने अपनी छोटी वाली बुआ को फ़ोन लगाया और उनको रोते रोते उसने बोला कि
कि बुआ मेरे सामने नानी बैठी हुई है। वहाँ से उन्होंने उसको बताया कि तुम तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ो। पर जब वो जैसे ही पढ़ना शुरू किया, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसे चक्कर आया और वो गिर गया। इतने में जो मेरे जेठ और जेठानी थे वो भी घर आए। उन्होंने जब देखा कि वो प्रिंस वहाँ पे बेहोश गिरा हुआ है, तो फिर उन्होंने तुरंत उस पर पानी वानी डाले, फिर भी उसे होश नहीं आया। पास में ही कोई पंडित जी रहते थे, वो आए, उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया, उच्चारण किया, तब जा कर के उसे होश आया। होश आने के बाद उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने इस तरीके से नानी को देखा। और फिर अगले दिन हमने ये तय किया कि ठीक है, अब वो लोग जा रहे हैं तो फिर से अपने प्रिंस को अपने साथ ही ले जाए, उसे छोड़ के ना जाए। और अगले दिन जो हुआ कि वो प्रिंस ऊपर वाले कमरे पे कोई चाबी ढूंढने गया। जैसे ही वो चाबी ढूंढने गया, दरवाजा को उसने जैसे हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने एकदम से शॉक लग गया हो, और वो कम से कम 5 से 6 मीटर दूर फेंका गया और वहाँ जा कर के वो गिर गया, बेहोश हो गया। फिर सब लोग गए ऊपर, जाके देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसे फिर से पंडित जी को बुलाया गया, उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप वगैरह किया। जब वो उठा तो वो एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था। बोल तो वो रहा था, लेकिन वर्ड्स, आवाज़ जो है किसी और की आ रही थी। वो ये कह रहा था कि तुम लोग इसे अकेले छोड़ के जा रहे हो। हाँ, मैं इसे छोड़ने के लिए जा रही थी स्कूल, और तभी मेरे साथ ये घटना घटी है, और तुम लोग इसे अकेले छोड़ के जा रहे हो। एक्चुअली में ही वॉज पजेस्ड। उसके प्रिंस की बॉडी जो है वो पजेस्ड हो चुकी थी। तो फिर ये तय हुआ कि प्रिंस को भैया भाभी यानी कि मेरे जेठ और जेठानी अपने साथ लेकर के जाएंगे, और वो लोग उसे उस दिन अपने साथ ही लेकर के गए। इसी दौरान मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ऑफिस से आई और आकर के मैं बिस्तर पे लेट गई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। शाम का समय था, कुछ 5:30-6 बज रहे होंगे। मैं यूं ही 10 मिनट के लिए लेटी कि चलो लेट के फिर उठूंगी तो पूजा करूंगी, शाम की संध्या करूंगी। पर मुझे नींद आ गई। अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर को यूं खींचा और ऐसा कहा कि उठो, दिया नहीं जलाओगे। और वो जो आवाज़ थी वो बिल्कुल वही आवाज़ थी जो मेरी सासू माँ की है। मैं बहुत डर गई। डर करके मैं उठी, मैंने देखा कमरे में कोई नहीं है। पर ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि वो समय भी बिल्कुल वही था जब हम लोग संध्या की आरती या दीपक प्रज्वलित करते हैं। इधर अब रात हो चुकी थी। रात होने के बाद अचानक से रात को 12 बजे एक कॉल आता है मेरे हस्बैंड के नंबर पे। इस दौरान हुआ ये था कि पूजा करने के बाद मेरी जो ननद है, छोटी वाली दीदी, वो यहीं पास में रहती हैं, हम सब उनके घर चले गए थे और वहीं पे हम सो रहे थे। अचानक से फ़ोन बजता है रात को 12 बजे। जब मैंने देखा तो भैया का कॉल आ रहा था। मैं उठाने जा रही थी, तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने छोड़ दिया। फिर 15-20 मिनट बाद फिर से कॉल आया, तो मुझे लगा कि इतनी रात को कोई कॉल करा तो ज़रूर कुछ ना कुछ एजेंसी होगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। उन्होंने जैसे फ़ोन उठाया, वहाँ से भैया कहते हैं कि बाबू, मतलब मेरे हस्बैंड को वो बाबू बुलाते हैं, कि देखो प्रिंस के ऊपर माँ आई हुई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। और आपको मैं बता नहीं सकती कि वो क्या मोमेंट था। जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लिया तो वो उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। एक्चुअल में क्या है कि जब माँ की आखिरी वक्त चल रही थी, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे अपने जॉब पर्पस की वजह से, और वो आ नहीं पाए थे। तो इस वजह से वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो मिल नहीं पाई थी अपने छोटे बेटे से, और वो बहुत रो रही थी। फिर उन्होंने सब लोगों से बातें करी, घर के जितने भी लोग थे सब चीज़ से बातें करी। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं बीच बीच में आती रहूँगी देखने के लिए
कि तुम सब लोग कैसे हो। ये बातें सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन जब उस वक्त हमने एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम सब कितना डर गए थे। यही चीज़ अगले दिन भी रिपीट हुआ। जैसे रात को 12 बजे फिर से घंटी बजी फ़ोन की और यही चीज़ हुआ। फिर से उनका फ़ोन आया और इस बार वो काफ़ी गुस्से में थी। वो कहती हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ और मैं अब किसी को लेके जाऊँगी अपने साथ। कह रही थी कि मैं प्रिंस को लेकर के अपने साथ जाऊँगी। फिर हमने उन्हें समझाया कि जब आपने उसे रखा था अपने पास इसलिए कि वो पढ़ लिख करके कुछ बड़ा आदमी बन सके, अपने जीवन में कुछ कर सके, तो आप क्यों उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत अकेली है। बहुत समझाने के बाद फिर उन्होंने फ़ोन रखा। ऐसे 3 दिन 4 दिन तक इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। फिर हम सब, हमारी जान पहचान में ही कोई है जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है, नॉलेज है इन चीज़ों का, उनसे हमने बातें करी और उन्होंने हमें ये एडवाइस किया कि आप भागवत कथा सुनिए, उससे ही सब कुछ जो है ठीक हो सकेगा। और उसी दिन हमने प्रण लिया कि हम ज़रूर भागवत अपने घर पे करवाएंगे और हम सुनेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन हमने ये तय किया कि हम भागवत अपने घर पे कराएंगे, उस दिन से चीज़ें एकदम नॉर्मल होने लगी। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी अड़चनें आई। ऐसा लग रहा था कि हम नहीं करवा पाएंगे भागवत, लेकिन फिर भी हमने भागवत करवाया। हमने भागवत की कथा सुनी और उसके बाद से श्री हरि की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये था एक मेरा रियल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब